खराब होता है तो ब्रेक बदल देते हैं और हैंडल खराब होता है तो हैंडल बदल देते हैं। उस तरह वही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ अगर मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स ऐसे बदल जाएंगे तो मैं वही रहेगा। अंजू मैम ने बहुत चित्र दिखाया है कि दुनिया कहाँ जा रही है और क्या क्या कर रही है, और साथ में ये चिंता भी जताई कि हम उस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके अंदर में, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके हम कैसे चलेंगे। सर ने आपको ग्रेफाइट के नोबेल पुरस्कार की कहानी बताई। पॉकेट से उन्होंने निकाला, पॉकेट से ग्रेफाइट का पीस निकाला, पॉकेट से एक सेलोटेप का बंडल निकाला और उसमें करके बताया कि ऐसे उन्होंने उसको पील ऑफ किया था और उससे सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट बन गई। Thank you. Thank you so much, sir. It's an honor for all of us. हमारे अजीज दोस्त बैठे हैं, हमारे यहाँ की फैकल्टी के लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, आज मेरा दिन सफल हो गया। सर बता रहे थे कि बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट का हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आज की तारीख के अंदर में, यहाँ थोड़े से आने वाले समय के अंदर में। तो मुझे एक कहानी याद आई जिसमें कि एक जो बाल काटने वाला होता है गांव में, नाई नहुआ बार्बर, गांव में वो सबके घरों में जब अपना उस तरह चलाता है
तो साथ में बहुत बातें भी करता है। उनकी ये पहचान होती है कि वो साथ में बहुत बातें करते रहते हैं जितनी देर तक वो अपना चलाते हैं। तो उसको पता है कि ये जिस तरह से हम आपकी शेविंग कर रहे हैं, आपके बाल बना रहे हैं, वो 150 साल पुराना है और इतने सालों से वो उस तरह से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे सब करते थे और आगे हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी उस तरह से काम करेंगी। तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा उस्तरा है जो इतने सालों से चल रहा है और चलता रहेगा। कैसे हो सकता है? खराब नहीं होता है। कहाँ होता है? हैंडल खराब होता है तो हैंडल बदल देते हैं, ब्रेक खराब होता है तो ब्रेक बदल देते हैं। उस्तरा वही है। उस्तरे में कोई पार्ट होता है ना, हैंडल होता है, ब्रेक होता है। तो ब्रेक खराब होता है तो ब्रेक बदल देते हैं और हैंडल खराब होता है तो हैंडल बदल देते हैं। उस्तरा वही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स ऐसे बदल जाएंगे तो मैं वही रहूंगा क्या? अन्य मैम ने बहुत भव्य चित्र दिखाया है कि दुनिया कहाँ जा रही है और क्या क्या कर रही है, और साथ में ये चिंता भी जताई कि हम उस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके अंदर में, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके हम कैसे चलेंगे। सर ने आपको ग्रेफाइट के नोबेल पुरस्कार की कहानी बताई। पॉकेट से उन्होंने निकाला, पॉकेट से ग्रेफाइट का पीस निकाला, पॉकेट से एक सेलोटेप का बंडल निकाला और उसमें करके बताया कि ऐसे उन्होंने उसको पील ऑफ किया था और उससे सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट बन गई, ग्राफिन बन गई और उसके कारण से फिर उनको नोबेल पुरस्कार मिल गई। ये मैडम ने कहा कि हमारे टीचर्स जो है वो कैसे बच्चों को एक्साइट करेंगे, इस दुनिया के लिए प्रिपेयर करेंगे और साथ में बताया भी कैसे करेंगे। हम ऐसे बताते, लिखा हुआ पढ़ाते, पॉकेट से निकाल करके जब करते हैं तो वो बहुत अलग एक्साइटमेंट होता है, वो एक अलग फीलिंग होती है, वो एक अलग कनेक्शन होता है। तो बहुत सारे जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें आज यहाँ पर मंच से बताई गई। अभी बुखार साहब ने बताया कि कब 1986 में साइंस डे की शुरुआत हुई और किस तरीके से हम लोग हर साल उसके बाद मनाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। और रमन साहब के बारे में तो क्या ही कहा जाए, ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन हम लोग ब्रिलियंसी को जो नापते हैं ना, वो इस बात से नापते हैं कि हमने स्कूल के, कॉलेज के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे रिजल्ट किया। रमन साहब ने उस मापदंड पर भी, उस मेजरमेंट में भी वो अव्वल निकल करके आए। हर एक जगह पे उनके रिजल्ट अच्छे, हर एक जगह पे टॉप करना, हर एक जगह पर ये करना। लेकिन उसका इससे रिलेशन नहीं है, उसका इससे रिलेशन नहीं है। अच्छे मार्क्स लेकर के, अच्छे टॉप करके रमन साहब आए हैं हमेशा। जब उन्होंने जॉब के लिए शुरुआत रिजल्ट करके, तो मास्टर्स के अंदर में भी फर्स्ट होकर के, सब कुछ होकर के, लेकिन जॉब ज्वाइन किया सरकारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर में, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी जॉब, अंग्रेजों के शासनकाल के समय में। तो वो तो उसमें चले गए, वो तो वहां चले गए, वो सब करने लग गए। लेकिन जो उस समय में रह गया था मन के अंदर में, जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के साथ साथ जो उन्होंने संस्कार सीखे थे ना, जो कल्चर सीखा था, इनोवेशन का कल्चर, अपने मास्टर्स के समय में, अपने बैचलर्स के समय में वो मृदंग बजाया करते थे, ढोल बजाया करते थे, और उसके फिजिक्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च पेपर उसी समय निकाला था और कई सारे रिसर्च पेपर उनके स्टूडेंट लाइफ के अंदर में। वो जो है कि मैं कुछ नया करूं,
जो मुझे यूनिवर्सिटी ने नहीं करने के लिए कहा है वो मैं करूं, वो भी मैं करूं। जो मेरे स्कूल ने, मेरे कॉलेज ने नहीं कहा है वो भी मैं करूं। नंबर लाने में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने में, गोल्ड मेडल लेने के अंदर में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो स्किल है कि मुझे कुछ नया दिख रहा है, ऊपर मैं नई नई चीजें करता हूँ, नई उसका स्टडी करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, वो चीज जो है वो उनको वहां अकाउंट्स में जो उनकी सरकारी नौकरी थी उसको करते हुए रात के अंदर में उनको सर कह रहे थे, वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो एक ऐसी ओपन लेबोरेटरी थी, देखिए कहां से रिसर्च आया है, जो एक ऐसी ओपन लेबोरेटरी थी जिसमें कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता था, जिसमें कोई किसी को गाइड नहीं करता था, और बनाई थी किसने? वो IACS जो है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, वो बनाया महेंद्रलाल सरकार ने। वो डॉक्टर, वो साइंस के व्यक्ति नहीं थे, वो साइंस के व्यक्ति ही नहीं थे, उनको कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी, वो तो मेडिसिन के व्यक्ति थे, सर्जरी में MD थे, मेडिसिन में MD थे, और फाइनली होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे कलकत्ता। लेकिन दिल में आग थी, दिल में आग थी। जैसे अभी मैडम कह रही थी, दुनिया इतनी आगे जा रही है रिसर्च में, हमारे हिंदुस्तान के लोग वही घिसा पिटा BSc MSc में जो सिलेबस तो रख दिया, बोर्ड ने जो परीक्षा के लिए कह दिया, जो कैरिकुलम बना दिया, वही पढ़ते रहेंगे। हमारे लोग रिसर्च के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो रिसर्च केवल साइंटिस्ट करते हैं ऐसी बात नहीं होती है, पूरा इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारा सोशियोलॉजी, बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो ट्रेडिशंस है, वो सारी चीजें निकल करके आते हैं। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में बहुत सारी चीजें उसके अंदर में लगती हैं, और दिन भर अपना सरकारी जॉब करके और शाम को उस लेबोरेटरी में जाकर के रमन साहब रात भर रिसर्च किया करते थे, और फिर दूसरे दिन अपने जॉब पर जाया करते थे। वहां से शुरुआत हुई, और थोड़े समय के बाद सरकारी जॉब छोड़ करके एक कॉलेज के अंदर में उन्होंने एक शिक्षक का पद स्वीकार किया, और जितनी वहां उनको अपने जॉब के अंदर में सैलरी मिलती थी उससे ऑलमोस्ट आधी सैलरी के ऊपर वो ड्राई बंदर का उनको सोने में देता है। वो वहां वो सिक्योरिटी की बड़ी होती है ना, सरकारी नौकरी मिल गई तो सिक्योर जीवन हो गया। वहां बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसीलिए करते हैं कि इस वाली ब्रांच में जाएंगे, इस वाले इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो सिक्योर रहेगा कि हाथ से जॉब मिलेगी। लेकिन वो सब छोड़ करके और एक कॉलेज को ज्वाइन करना, वो भी आधी सैलरी के ऊपर, वो जो अंदर की जो तरफ है साइंस करने, इनोवेशन करने की, वो जो बेसिक समय से तबला बजाते समय में, मृदंग बजाते समय में, ढोल बजाते समय में जो शुरुआत हुई थी और जो कंटिन्यू किया उन्होंने, उनके दिल की जो आग जलती रही, अंत में उसको उन्होंने फाइनली यहाँ पर बुलाए, और उसके आगे फिर फुल टाइम रिसर्च, फुल टाइम टीचिंग और इसके अंदर में लगे, जिसके बाद सब कुछ आगे की कहानी जो बनी सो बनी। तो ये जो हमारा कैरिकुलम है, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर होगा नहीं तो हम एक्सपोजर में शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये साथ में शुरू से ये इंकलकेट होना चाहिए हमारे अंदर में कि हम है ना, हम तो बहुत स्पेशल है, और हम तो इसके अलावा भी कुछ करेंगे। ये जो है ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम करेंगे, क्योंकि हम तो स्पेशल है। इस तरीके का
हमें हमारे स्टूडेंट्स के अंदर में आना चाहिए। वो क्या करें इनोवेशन, क्या नहीं करें, वो बहुत अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाले बड़े बड़े काम करेंगे, वो तो कोई नहीं जानता ना टाइमलाइन किधर को जाएगी, फ्यूचर को किसने देखा होता है, कौन सा कंडीशन कब कहां पर आएगा। लेकिन हर एक कंडीशन में से अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर यूटिलाइज करना वो अलग चीज है। मगर ये कल्चर इनकलकेट करना ये अपने करिकुलम के पैरेलल में होना चाहिए। किसी चीज को हम देखते हैं तो नैरो विजन में होना चाहिए कि ये करने से ये होगा इसलिए हम ये कर रहे हैं। वो खुद से अंदर में होना चाहिए कि हाँ ओके यस, इसके अंदर में से कुछ तो हम ये नया काम कर सकते हैं। वो चीज आनी बहुत आवश्यक है अगर हम अपने लोगों को उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं जहां पर कि वो कदम के साथ कदम मिला करके और उससे भी आगे बढ़ करके दुनिया के साथ में मिला सके। हमारे सिस्टम के अंदर में ये चीज नहीं है। आपने बताया मैंने बहुत ओल्ड एज एक्सपेरिमेंट्स, ओल्ड एज कैरिकुलम हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 50-60 साल पहले मैं अपने स्कूल की कॉलेज की लेबोरेटरी में जो ऑपरेटर्स यूज करता था वही ऑपरेटर्स आज भी यूज करते, वही मीटर ब्रिज है, वही पोटेंशियोमीटर है, वही सारे निकालने का एक तार लटका हुआ है। आज मैं जानता हूँ तो हंसता हूँ कि वैसे इसका तो मैंने 7 साल पहले किया था, आज भी वही लटका हुआ है। वही पेंडुलम से जी का मान निकालना है, वही यूवी मेथड से फोकल लेंथ निकालना है, नापने के तरीके वही हैं। हम अपने यहाँ एक हमारे आईआईटी कानपुर में एक स्कूल है जो 8वीं क्लास तक अभी है, उसको हम 10वीं तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज के लिए है जहाँ के लोग आईआईटी कानपुर की फैकल्टी को और कम्युनिटी जो है वहाँ जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, उनको डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनके बच्चों के लिए ये स्कूल खोला गया है, चल रहे 56 साल हो गए उसको। हम वहां पे उस स्कूल के अंदर में बच्चों को ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अभी 1 साल पहले हमने ये तय किया कि हम उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको हर तरीके के टूल्स से हम वाकिफ कराना चाहते हैं, कराएंगे जो मोस्ट मॉडर्न कामों में इस्तेमाल होते हैं, जो टूल्स, उनसे हम उनको वाकिफ कराएंगे। वो हमारे 6ठी क्लास का बच्चा है, हमारे 7वीं क्लास का बच्चा है, तो हमने लैबोरेटरी बनानी शुरू की है। वो उस अलग ढंग की कैरिकुलम से बिल्कुल अलग है, वो हमने लैबोरेटरी बनानी शुरू की है। तो अभी थोड़ी सी बनी और थोड़ी सा काम हुआ। अभी 22 फरवरी को हमारे यहाँ भी किसी तरह का साइंस फेयर हुआ, उसके अंदर उन लोगों ने रखा कि क्या क्या है। लेंथ नापने के लिए हम लोग स्केल्स जानते हैं, और हमारे टेलर्स जो फीता लगा करके हमारे हाथ की लंबाई चौड़ाई निकालते हैं, वो टेप जानते हैं। और क्या जानते हैं, वो बड़ा वाला टेप होता है तो खींचने से निकलता है, जानते हैं। हमारे बच्चों ने 10 प्रकार के मेजरिंग, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वहां पे डिस्प्ले किए। वो सिविल इंजीनियर जब रोड की लंबाई नापते हैं तो फीता लगा के नहीं नापते हैं, उनको किलोमीटर में लंबाई नापनी होती है, तो वो फीता लगा के नहीं नापते हैं। तो उनका जो नापने का यंत्र है। फिर जो पतले पतले वायर गेज होते हैं, जो पतले पतले जैसे ट्रांसफार्मर बनता है, उस तरह के पतले पतले वायर है, उनकी मोटाई नापना है। उसके लिए आप फीता नहीं लगा सकते, प्लास्टिक का स्केल नहीं लगा सकते। तो उसके लिए किस प्रकार के यूज करते हैं लोग, ये लोग कैसे बनाते हैं, उस तरीके के तार कैसे निकालते हैं, नापते कैसे हैं कि कौन सा कितने गेज का हुआ, वो एक अलग ऑपरेटस है। वो हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको वो सीख रहे हैं। वो लेजर से वो बटन दबाओ और लेजर वहां जाती है, जिससे टकराती है वो कितनी दूरी के ऊपर है, उसके डिस्प्ले के ऊपर आता है। वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो हमें आज की तारीख के अनुसार, आज की दुनिया के अनुसार अपने बच्चों को इक्विप करना है।
अब नेक्स्ट हमारा जो उसमें है वो टेम्परेचर मेजरमेंट का है, और ऑलरेडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से होगा, इंफ्रारेड से होगा, ये होगा, 8 तरह के थर्मोमीटर्स लेकर के हम वहां पर हम लोग रख चुके हैं अभी। ये लेबोरेटरी डेवलप हो रही है। हम इसी तरह की लेबोरेटरी हर लेवल के ऊपर, हाई स्कूल का लेवल है, ग्रेजुएशन का लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल है, इस तरह के जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं प्रिसिशन मेजरमेंट्स के लिए। तो हमारे आजकल जो मदरबोर्ड वगैरह है उसका जो लेंथ स्केल आया है वो कहाँ आपको 30 नैनोमीटर्स वगैरह के लेंथ स्केल के ऊपर फैब्रिकेशन होते हैं, और वो और भी चीज नीचे जाने वाला है। तो ये प्रिसिशन मेजरमेंट्स है, प्रिसिशन फैब्रिकेशंस है, उसको किस तरह एनालिसिस है, उसकी किस तरीके से उसकी एनालिसिस करते हैं। हमारे यहाँ क्लास में आज के लोग के बच्चे जो है आज की तारीख में जो हम लोग के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं बायोमेट्रिक्स का सारा इंतजाम कर लेते हैं। हमारी एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर घुसने के लिए वो लगाया, अपना फिंगर लगाओ अंदर जाएगा। कुछ नहीं, कोई किसी कंपनी में से कुछ नहीं खरीदा, सब रॉ मटेरियल एकदम बेसिक कंपोनेंट्स खरीद करके, और उसके बाद उसका वो माइक्रोप्रोसेसर, प्रोग्रामिंग, पाइथन और ये सब मेरी क्लास के 9वीं क्लास के बच्चे ने किया। ईमान नाम का बच्चा है वो सब लोग लगाते हैं तो दरवाजा खुलता है, मेरे हाथ में नहीं खुलता है। हमें तय करना होगा, हमें सिस्टम को रहने दो, सिस्टम में बहुत खराबी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना। उतना बड़ा सिस्टम जो है भारत का, इतना बड़ा स्कूल कॉलेजेस का जो सिस्टम है वो उसको हिलाने डुलाने में मुश्किल है, वो बहुत भारी है। और कंपल्सन से, बहुत तरह की कंपल्सन से, साइंस का कंपल्शन है, इतने लाखों स्कूलों का, लाखों कॉलेजेस का, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, क्या करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हिलाने डुलाने मुश्किल है। लेकिन हम लोग हर कोई अपने अपने स्तर के ऊपर हम कुछ नया सोच सकते हैं क्या, हम कुछ नया कर सकते हैं क्या। तो हमने कहा हम ये तो काम कर ही सकते हैं, हम ये तो काम कर ही सकते हैं कि हम क्यों नहीं सिखा सकते 6ठी क्लास के बच्चे को कि क्या करना है, लेजर का बटन दबाना है और डिस्प्ले के ऊपर उसका रीडिंग आना है। वो 6ठी क्लास का है स्टैंडर्ड हो गया, तो 12वीं क्लास का है चाहे यूजी का या पीजी का, क्या फर्क है। लेकिन बच्चा एक्सपोज तो हो रहा है, ऐसा भी नहीं नापा जाता है। बच्चा उस टेक्नोलॉजी से एक्सपोज तो हो रहा है, उसके हाथ में तो आ रहा है। तो इस अलग अलग प्रकार से हमें सोच करके कहीं ना कहीं इस तरीके का सिस्टम पैरेलली डेवलप करना चाहिए जिसमें उस तरह की चीजें कर सके। हम डॉक्टर प्रिंस से सुबह हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या हम लोग एक रॉ मटेरियल्स हम खरीदेंगे, मिलकर बनाएंगे, हम मिलकर अपने इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, और जो मोस्ट मॉडर्न एक्सपेरिमेंट लाखों रुपए में खरीद करके लाए जाते हैं, हमारा सपना होगा कि हम उसको मैच करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। और उसके बाद कुछ सोचते हैं, उसके वो सपना नींद में नहीं आते ना, वो नींद में जो सपने आते हैं उनसे काम नहीं होता है। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत फेमस कोट है कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोए हुए में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। वो वाले सपने जो नींद में सपने आते हैं वो तो आ जाते हैं, हमारे कंट्रोल में है, लेकिन वो सपने हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। नहीं होगा हमारे बच्चे ये करेंगे, हमारे बच्चे वो करेंगे, और वो सपने पर हमें सोने नहीं देंगे जब तक हम वो कर नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को साइंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने बारे में, मेरे बारे में बहुत कल से यहाँ कहा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं कोई बड़ा फिजिसिस्ट नहीं हूँ, है ना। मेरा ऐसा नहीं है कि वो मैं बहुत फिजिक्स का और महान कुछ नहीं हूँ। मैं मुझसे बहुत ज्यादा फिजिक्स जानने वाले लोग भरे बैठे हैं इस श्रीनगर की NIT में भी अंदर। लेकिन अगर आपको ये भ्रम है, आपको अगर ये भ्रम है
कि मैं बहुत ज्यादा फिजिक्स का बड़ा विद्वान हूं, ये वो, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को क्या खराबी है। काम मिटा देते तो क्या होता, और तेरी आंखों से ये पर्दा हटा देते तो क्या होता। Thank you. Thank you so much, sir. It's an honor for all of us. A very good afternoon to all of you. It's a matter of privilege for me to extend a vote of thanks to all those who have contributed in one way to organize this wonderful event on the occasion of National Science. Science is a way of life. Science is a perspective. Science is the process that takes us from confusion to understanding in a manner that is precise. ये भी बात नहीं मान रहा है। तो फिर तो चलो फिर से ट्राई कर रहा हूँ, देखिएगा। मैंने दबाया नहीं है, आपसे भी मैं कराना चाहता था कि मुझ शायद हमें हाथ पूछ मान के करने थे, हमने साफ हाथों से नहीं किया था पहले, तो मैं थोड़ी थोड़ी अपने हाथ साफ कर लूं। ढक्कन को साइंस में ऐसा थोड़ी होगा कि एक बार होगा एक बार नहीं होगा, कभी क्यों होता है और कभी क्यों नहीं होता है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी है इसको गीला करने के लिए, मैं पहले इसको थोड़ा गीला कर लेता हूँ इसके ढक्कन को, फिर बहुत हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस नहीं करते हुए मैं केवल होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करता हूँ, ये देखो ये ना खट, हाँ तो ये भाग क्यों रहा है, ऊपर क्यों पूछ रहा है। एयर है, हमने हाथ लगाया तो उसकी एयर मॉलिक्यूल्स हीट अप होने लगे सर, जिससे अंदर का एयर बाहर आ सकती है, और आपने जो गीला किया इससे वो प्रेशर बढ़ाया लगे, उसमें वो जब गीला हुआ जैसे उसने ज्यादा प्रेशर बढ़ा वो यूज किया सर। नहीं क्यों हुआ था सर वो शायद वो वाटर मॉलिक्यूल वो हटते हैं सर अंदर। वेरी गुड। क्या नाम है, मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपना टेम्परेचर बढ़ा के रखे, राइट। हमारे हाथ ये कितने डिग्री पे है, 37 पे, ठंडा क्यों लगता है ऐसे छूने से। अगर ये भी 37 पे होता तो ये था, आप ऐसा करके देखो ठंडा लगेगा आपको। सर्दियों में ज्यादा ठंडे होते हैं, तब भी ये 37 पे है तो 7 डिग्री पे तो नहीं होगा ना, कितना भी ठंडा होगा तो 20 पे होगा, 25 पर होगा। 25 वाले टेम्परेचर के हाथ से मैंने उस बॉटल के सरफेस को छुआ जो 7 डिग्री पे था, तो हीट का फ्लो होना पड़ेगा। अब हीट का फ्लो हो गया कहां से, हाथ से बॉटल के अंदर। इसकी ये बहुत अच्छी बॉटल है आपकी, इसका जो वॉल है वो काफी थिन है, तो थिन वॉल है तो हीट के ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर एयर तक भी वो हीट पहुंच रही है। अंदर के एयर को उसने गर्म करा, ऊपर से ढक्कन बंद है, पानी इसमें लगा दिया था कि सील हो जाए पानी से, हाँ अदरवाइज पूरा फ्लैट वैसा तो है नहीं कि रख देंगे तो कहीं से भी जरा सा भी निकलेगा नहीं, तो पानी से कर दिया तो उसका सीलिंग हो गया। अब वॉल्यूम फिक्स है,
क्योंकि बॉटल को मैं खाली छू रहा हूँ, दबा नहीं रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं बदल रहा हूँ। ऊपर से जो है वो सील्ड है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, सब तरफ से बंद है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है हवा का, क्योंकि मैं उसको हीटअप कर रहा हूँ अपने हाथ से। प्रेशर का डिफरेंस होगा तो देयर विल बी फ्लो इन द गैस फ्रॉम द हायर प्रेशर साइड टू द लोअर प्रेशर साइड। इतनी सारी चीजें आप इस बॉटल से कर सकते हैं, जो कि आपको जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएगी। ओके, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक ठीक। अब यहाँ पे खड़े हो जाइए, कट करके पैर पीछे सकाइए, ये सकाइए। हाँ, अब वही काम फिर से करिए सर, पैर छूइए बेंड हो करके, छूइए छूइए, आप छू सकते ना। अरे क्यों, अरे देखो ये इतना अच्छा इन्होंने दोनों पैर अपने बहुत आराम से बहुत अच्छे से छुए थे, लेकिन मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है तो अब ये सट गए उसके अंदर में, अब ये झुक नहीं पा रहे। समथिंग रॉन्ग विद दिस पिलर, इस पिलर के अंदर कुछ लगाया हुआ है। क्या हो गया, क्यों नहीं झुक पा? हाँ he couldn't, put his center of mass above his feet. When his center of mass tilted a bit, a torque was created upon his feet, so he would fall down if he would like bend too much. तो हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? देखिए, हम फोर्स टॉर्क की बातें कर रहे हैं। पूरा जो वेट है, राइट, वो वेट भी वहां से काम कर रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा आप सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा वेट सेंटर ऑफ मास से काम करता है, करता है क्या? हमारे हाथ को जो अर्थ अट्रैक्ट करती है, हाथ को तो करती ही रहेगी ना। वो हाथ वाला जो अट्रैक्शन है वो यहाँ थोड़े घुस जाएगा। हमारे पैर को जो धरती अट्रैक्ट कर रही है तो कर रही है, हमारे कान को कर रही है वो कर रही है। All this taken together, right? All this taken together, हाथ वाला फोर्स, हाथ पर जो लग रहा है वो फोर्स ले लो, नाक पे लग रहा है वो ले लो, बाल पे लग रहा है वो ले लो, कान पे लग रहा है वो ले लो, घुटने पे लग रहा है, वो सारे फोर्सेस टेकन टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू वन फोर्स, which you say कि अगर ये सारा सब कुछ जितना वेट है सेंटर ऑफ मास पर ही रख देते, रखना नहीं कभी भी, नहीं तो अपना एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। अगर अपना सारा वेट हम अपने सेंटर ऑफ मास पर रखने का कोशिश कर दे तो हम फिर बचने वाले नहीं है। मेरे को उतना 5 फीट 3 इंच का हाइट चाहिए। तो एक वो है, वो सब मिला के इक्विवेलेंट एक वो है। पैर, दो पैर, एनालिसिस देखो कितना ज्यादा कर सकते हैं हम। दो पैर, एक पैर जो है जमीन को दबा रहा है, जमीन उस पैर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। जो बॉडी पे मिला के देयर आर 3 फोर्सेस। एक तो अर्थ के द्वारा, जो कि हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास से। एक मेरे लेफ्ट पैर का जो कांटेक्ट है फ्लोर से, वहां पे फ्लोर लगा रहा है ऊपर, मेरे लेफ्ट पैर पे लगा दिया तो मुझ पर लगा दिया, है ना। और जो हमारा राइट फुट है उसका जो कांटेक्ट है वो जमीन, जो फोर्स मेरे राइट पैर पे लगा रही है वो भी मुझे पे लगा रही है, मेरा ही पैर है ना, मेरा ही पैर है। सो देयर आर 3 फोर्सेस। अब मुझे अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये तीनों फोर्सेस को मिलकर 0 होना चाहिए, है। तो लेफ्ट से जितना लगा, राइट से जितना लगा, वो दोनों जोड़ के मेरे वेट के बराबर होना चाहिए कि वो नीचे है, ये दोनों ऊपर है। Not only this, अगर हम किसी भी पॉइंट पर टॉर्क लेने का कोशिश करेंगे, इन तीनों फोर्सेस का वो भी मिलकर के 0 होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि जब हम बेंड करते हैं तो ये जो दोनों ऊपर वाले फोर्स हैं और हम अपने बॉडी को आगे ले जाते हैं तो मेरा सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है। और एक उधर नीचे, इनका टॉर्क कभी 0 नहीं हो सकता है। हाँ, ये हमको टॉपल कराएगा। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास को उधर नहीं जाने देते हैं,
और नहीं जाने देने के लिए हम अपने ये पूरा सेंट्रल पार्ट को पीछे लेके जाते हैं। आप जब भी बेंड करोगे तो देखना ये सेंट्रल पार्ट जो पीछे जाएगा, इधर से जा रहे हैं ना, अभी यहाँ पर है, अभी ऐसे बेंड कर रहे थे पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पीछे, हम क्यों ले जा रहे हैं पीछे? अभी का जो सिचुएशन है, अभी भी मेरा सेंटर ऑफ मास का लाइन जो है नीचे वाला, वो जो दोनों ऊपर वाला है उसी के बीच में, वो अंतर ठीक है, एक ही लाइन में 3 हो जाते हैं, 1 2 3 टॉर्क जो हो सकता है, लेकिन 1 2 3 आगे झुकते हैं और इधर पीछे जाते हैं। राइट? मैंने उस पिलर के सहारे खड़ा होकर के करके उनको पीछे जाने का जो अपॉर्चुनिटी थी उसने उनसे छीन लिया, वो पीछे नहीं जा सकते। अब अगर वो बेंड करेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास आगे ही भागेगा और पैरों के बाहर ही चला जाएगा, वो मिलकर टॉर्क जीरो नहीं हो सकता। वो नहीं रुके आगे, मेरे बात नहीं माना उन्होंने, है ना सर? मैं बोल रहा था झुको, झुक सकते थे वो, लेकिन अगर वो झुक जाते तो गिर जाते, तो उनको गिरना मंजूर नहीं था, इसलिए वो नहीं झुके। राइट? तो ये सिंपल सी बात है। ठीक इससे पहले ही क्वेश्चन अब पीछे से आओ भाई वॉलंटियर, जरा इसको होल्ड करके, तो इसको यहाँ से होल्ड करके दिखा दीजिए सर। ये है 400 grams, right? My question is, how much force these are providing? Yes, sir. If I can, calculate its weight, by multiplying the value of G with its mass, then I can calculate the force. Because acting downwards, and the same force I'm applying on it. So it will be around -4 multiplied by 10. 4, around 4. Yes, sir. And you said the logic also. And the next thing, The total mass of the system was around 400 grams, and the gravity attracts it, so it becomes its weight, which is the force that is acting downwards, and in order to make it, we are applying the same force in the upward direction. yeah, you have to. Any difference? Yes, sir. So this time I am supposed to apply more force toward it. How much? So it's I think 2 or 3 times. It's 3 times. 3 times. Yes, sir. So now you are applying 12 newtons. Okay? Your own logic. Any change in this? No. So Earth is still attracting it downwards with 4 newton. You are applying 12 newton upward. So there is a resultant force of 8 newton upward. And it's 0.4 kg, 400 grams. So it should have an upward acceleration of 8 newton divided by 0.4. 350 साल के बाद, पहली बार 350 साल के बाद हमने डिस्कवर किया कि न्यूटन का नियम गलत है। ऐसी परिस्थिति में गलत हुआ है। बराबर भाई, रेजोल्यूशन में वो पास कर दे, फिर साहब को फिर भेजा जाए, तब कॉपी वॉपी नेचर वेचर में छपाए, नोबेल प्राइज खोज रहे थे ना। किस पर भरोसा करें भाई? बोलो क्या कर रहा हूँ? अगर मैं न्यूटन के नियम पे भरोसा करूं, तो मैंने देखा कि इनको चाहे चेहरे पे कितना भी शिकन लाए हो, and therefore the net force on it is 0. The earth is attracting down with 4 newton. So that means you are exerting a force of 4 newton upward. Still. तो साहब आप नाटक क्यों कर रहे हो, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले भी तो 4 न्यूटन लगा रहे थे, बड़े खुशी मुस्कुरा रहे थे, और अब वही 4 न्यूटन लगा रहे हो तो पूरा टेंस हो रहे हो। ये झूठ मूठ कर रहा है ना, 4 न्यूटन तो लगाया है आपने, 4 न्यूटन लगाया ना,
भाई मैं तो बिलीवर हूँ न्यूटन्स लॉ का। मैं तो देखता हूँ कि भाई अगर इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन जीरो है, if it is in equilibrium, next force has to be zero. We are in inertial frame. Zero. And how are you feeling? Are you feeling any kind of stress in your? No, sir. Now, sorry. Now, what is the force on a gas, sir? Zero. But are you feeling okay? Yes, sir. Still okay? Still okay? The point is, Atlas was not feeling, Atlas was feeling stressed when he was holding this. He was not saying the net force, जैसा सर ने कहा, net force on the body. But just look at how he is holding it. When he is holding it, some part of the hand is pushed and some part of the hand is pulled. Are you getting my point? The net force by Atlas hand is still 4 Newton, but in one hand he is feeling force more than 12 Newton, 20 Newton. In another hand he is feeling the force 60 Newton. The total force on the body is still 4 Newton. Zero का पे? Zero का? तो zero होता तो गिर जाता? 4 Newton. Am I right, sir? Yeah. Thank you. बनता है ऊपर से नीचे से, केवल नीचे से फोर्स लगा के पकड़ कर रख सकते हो क्या? नहीं ना। केवल ऊपर से लगा के कर सकते हो क्या? नहीं ना। और वो दोनों है अलग अलग जगह पे। देखो, जो आप दो जगह से पकड़ोगे, अभी मैं दो जगह से पकड़ रहा हूँ, ऐसे करोगे तो और भी दो से ज्यादा जगह से पकड़ोगे एक्चुअली, बट ये जो है ना, ये अलग अलग जगह पर है। ओके, नाउ कमिंग टू न्यूटन्स लॉ, अब कितने फोर्सेस हो गए? ग्रेविटी, थंब वाला और फिगर वाला मिला के बोलूंगा ना कि मैं इतने फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं 4 न्यूटन जो लगा रहा हूँ थंब से और फिगर से मिला के बोलूंगा। लॉन्ग ड्राइव वाला पहले पहुंचे ना। इसका लेंथ ज्यादा था, उसकी पहले आई सर, उसकी पहले आई। ये हाइट वहीं पे है, दोनों एक ही हाइट पे है, ये भी दोनों एक ही हाइट पर है ना? वो चलने में क्या गैस है? अगेन